सभी को नमस्ते। आज जो मैं विषय ले रहा हूँ, मेरा जो अध्ययन का विषय निर्धारित हुआ है, पितामही विद्यापीठ और कुटुंब शिक्षा। इसको लेकर के जो विषय है उसके आलंबन में मैं ले रहा हूँ। इन दिनों हमारा जो अध्ययन भी चल रहा है वो भारतीय संकल्पना सूत्र उसके आलम्बन में भी चल रहा है। तो उसी को देखते हुए मैंने जो आज हमारे गट में बातचीत करने के लिए निर्धारित किया है वह है भारतीय समाज व्यवस्था का आधार कुटुंब व्यवस्था है। तो जब हम समाज व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें समाज क्या है, इसका स्वरूप जो हम चारों ओर देखते हैं उसके साथ बातचीत में तुलनात्मक रूप से भी करते चलेंगे, मानसिक रूप से, कि भारतीय समाज संकल्पना क्या है और वर्तमान में हम चारों ओर जो देखते हैं वैश्विक परिदृश्य तक वो कैसी है। तो समाज जो है वो कोई भौतिक रचना नहीं है। कोई चारों ओर का जैसा स्वरूप दिखता है, भवन दिखते हैं, कोई इकाइयां दिखती है, कुछ निर्माण के लिए दिखती हैं, कोई सरकारी व्यवस्थाएं दिखती है, वह जो है वह समाज नहीं है। यह समाज जो है वो कोई कृत्रिम रचना, भारतीय स्वरूप में समाज जो है वो कृत्रिम रचना नहीं है कि आर्टिफिशियली हमने कोई उसका सूत्र बना लिए, फॉर्मूले बना लिए कि हाँ इस हिसाब से जो बनेगा वो समाज है। यह कोई कानूनी रचना नहीं है कि इस प्रकार के करार होंगे तब आप समाज का हिस्सा होंगे, इनको नहीं मानेंगे तो आप उसके स्वरूप में नहीं आ सकते, आपने अगर ऐसा किया तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आप इन इन मापदंडों को पूरा करिए तभी इसमें रहेंगे। तो इस प्रकार से समाज कोई भौतिक रचना नहीं है, समाज कोई कृत्रिम रचना नहीं है और यह कोई कानूनी रचना नहीं है। तो अब जो समाज है यह तो पता है कि ये व्यक्तियों से मिलकर के बना है, ये तो हम मानते हैं, दिखता भी ऐसा ही है। लेकिन क्या समाज जो बना है वो किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों का ऐसा जो समूह है, कोई संगठन रूप में आ गया, कोई एक्टिविस्ट के रूप में आ गया, या इनको भी माने तो उनके स्वार्थों की रक्षा करने के लिए बनी हुई रचना भी नहीं है, या कोई व्यक्तियों को जोड़कर बनाई हुई रचना हो, ऐसा भी समाज नहीं है। तो समाज है क्या? समाज एक जीवंत रचना है। समाज जो है वो आत्मीयता के संबंधों के आधार पर विकसित हुई रचना है। तो जिस प्रकार से हमें पता है कि हम सभी उस आत्म तत्व परमात्मा के साथ में हम सभी उसके अंश होते हुए हम सभी में वही तत्व है, और हमारी सारी व्यवस्थाओं का जो आलम्बन है वो आध्यात्म है, उसका मूल अधिष्ठान जो है वो यही आत्म तत्व है। तो हमारी जो समाज रचना है, हमारी जो समाज व्यवस्था बनी है भारत में, वो आत्मीयता के संबंधों के आधार पर विकसित हुई हुई रचना है। तो ये जो आत्मीयता के संबंध बने हैं तो उसका जो प्रकटीकरण इस समाज व्यवस्था के रूप में हुआ है, तो उसमें जो भी व्यक्ति है और यह जो दिख रहा है समाज, इनके बीच अंगांगी संबंध है। ये अंगांगी संबंध से आपस में कैसे जुड़े हुए हैं कि समाज तो अंगी है और हम व्यक्ति जो हैं उसके अंग हैं। तो इसकी ग्रंथ में भी बड़ी अच्छी वृक्ष से तुलना की हुई है कि भाई हमारा समाज कैसे दिखता है, कि एक बहुत ही सुंदर अच्छा वृक्ष है, फलों से लदा हुआ जो वृक्ष है, उसमें जो समाज का जीवन रस है वो उस वृक्ष के जीवन रस के समान सुंदर होता है। मूल से वो रस चल करके पत्ते पत्ते में, फूल में, फल में पहुंचता है, हर डाली हर टहनी तक वो जो रस है वो पहुंचता है। तो ये जो समाज में है इसी प्रकार से हमारा जीवन रस होता है। तो ये जीवन रस, समाज का जीवन रस कौन सा है? वृक्ष में तो हमें जैसे समझ में आया कि जो हमने खाद पानी, प्राकृतिक वर्षा, जो भूमि के अंदर गुण है, तत्व है, उनके माध्यम से ये बन करके सब जगह पहुंचता है।
लेकिन ये समाज का जो जीवन रस है वो क्या है? समाज का जीवन रस जो है वो पारिवारिक संबंध है, आत्मीयता के ये संबंध जो है वही इस समाज का जीवन रस है। तो इस समाज के जीवन, यह जो जीवन रस है, इसी से हमारे समाज की सारी व्यवस्थाएं पुष्ट होती है। साथ रहना, साथ जीना, ये समाज में जो संबंध बन रहे हैं उनका मुख्य कारक है। काम कौन करेगा? साथ रहना और साथ जीना। अब साथ रहना भी है, जीना भी है, तो उसके लिए हमारे को विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए, व्यवस्थाएं बनानी होगी। साथ रहने के लिए विकसित मन और हृदय चाहिए। विकसित मन क्यों चाहिए? भाई हम छोटे मन से सबके साथ में नहीं चल सकते, उनको जोड़ नहीं सकते, उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। हमारा हृदय विशाल चाहिए। हृदय की तो हमारे ताई ने बहुत अच्छी अच्छी ग्रंथ के अंदर और बात की, हम सब ने उसे पढ़ा भी है। तो हमारा हृदय जो है वो भी विकसित चाहिए। इस प्रकार की जब विकसित मन और हृदय से बात करेंगे तब हम साथ में चल पाएंगे। तो अब जब साथ में चलना है तो व्यवस्थाएं भी बनानी होगी। तो ये जो व्यवस्थाएं बनाने की आवश्यकता है उसके लिए क्या होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो बनाई वो हमारे बुद्धिमान, ज्ञानवान और समाज हितैषी रहे हैं। तो उसी हिसाब से इन्होंने 4 स्तर पर रचनाएं बनाई है। पहला जो स्तर है वह है कुटुंब, दूसरा स्तर है वह है समुदाय, तीसरा स्तर है राष्ट्र और चौथा स्तर है वह है विश्व। अभी हम बाद की जो तीनों व्यवस्थाएं हैं, समुदाय, राष्ट्र और विश्व, इसकी बात नहीं करेंगे, कुटुंब के संदर्भ में थोड़ी सी बात करेंगे। अब ये जो कुटुंब है उसके बारे में जब बात करते हैं तो स्त्री पुरुष संबंध जो है उसके विभिन्न आयामों को लेकर के जो इकाई बनती है वह कुटुंब है। अब इस कुटुंब में जैसा बताया स्त्री पुरुष संबंध से है, तो 3 मुख्य संबंध हमारे को इसमें देखने को मिलते हैं। पहला है पति और पत्नी, दूसरा है माता पिता और संतानें, और तीसरा है भाई बहन। इन 3 मुख्य संबंधों के चारों ओर से हमारी व्यवस्थाएं बनी है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जितने भी कौटुंबिक संबंध है इन 3 मुख्य संबंधों का विस्तार है। चाचा चाची, भाई भतीजा, मामा नाना दादा, इन्हीं का विस्तार है। कौटुंबिक संबंध वैसे तो मूल रूप से रक्त संबंध है, लेकिन उसका मुख्य प्रेरक तत्व जो होता है वो होता है अपनत्व की भावना। यह अपनत्व की भावना नहीं होने पर जो संबंध है वो रक्त संबंध के रूप में तो विद्यमान रहता है, लेकिन समाज में वो किस प्रकार से परिणत होता है जब उसमें से अपनत्व की भावना खत्म हो जाती है, तो हम देखते हैं कि निकृष्टता के स्तर पर भी समाज कैसे जाता है। माता पिता के साथ में संतानों का संबंध कैसे हो जाता है, भाइयों भाइयों का आपस में संबंध कैसे हो जाता है। वो होने का कारण क्या है? वह अपनत्व की भावना नहीं रहती। तो वो कुटुंब कैसे रहेगा? उसका मुख्य प्रेरक तत्व अगर अपनत्व की भावना है, वो आत्मिक संबंध वो रहेगा, तभी वो उस रक्त संबंध के साथ में भी चल पाएगा। हमारी ये जो समाज रचना है इसकी मूल इकाई कुटुंब है, व्यक्ति नहीं है। समुदाय, राष्ट्र, विश्व, इसके संबंध में भी जो व्यवहार सूत्र बनते हैं, जैसा मैंने कहा कि ये 3 आगे के जो है उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके संबंध में भी जो व्यवहार सूत्र है वो जो बनेंगे उसको लागू करने का काम भी हमारे कुटुंब में होगा। और उस कुटुंब को जो बनाने वाला, कुटुंब की व्यवस्थाएं चलाने वाला, कुटुंब का विस्तार करने वाला, उसका कारक जो है वो व्यक्ति रहेगा। यानी जो लागू हो रही है पूरी व्यवस्था उसका लागू करने के लिए जो केंद्र है वो कुटुंब है, और कुटुंब को बनाने वाला कारक जो है वो व्यक्ति है।
तो सारी व्यवस्थाएं व्यक्ति के माध्यम से होगी, लेकिन केंद्र उसका कुटुंब होगा। तो इसका जैसे कहा कि ये व्यवहार रूप है, वो कुटुंब के माध्यम से है, तो व्यवहार रूप से जो व्यवस्थाएं बनी है कुटुंब के द्वारा जो होनी चाहिए, वो हम चार मुख्य भाग में ले सकते हैं। पहली है वर्णाश्रम व्यवस्था, दूसरी है पुरुषार्थ चतुष्टय, तीसरा पंचयज्ञ, और चौथा त्रिऋण। कभी कभी पंचयज्ञ और त्रिऋण इनको साथ में भी ले लेते हैं, तो तीन रूप में बात बताई हुई होती है, और कभी कभी ये चार प्रकार से बताई हुई हो सकती है। तो पहला जो है वर्णाश्रम, उसमें बात करें तो कुटुंब जो है उसको जाति और वर्ण या परंपरा से होते हैं। जाति तो जन्म से प्राप्त होती है, और वर्ण जो है वो गुण कर्म से प्राप्त होता है। हमारा जन्म जिस जाति में हुआ है, हमारे माता पिता जिस जाति के हैं, हम उस जाति के कहे जाते हैं। और वर्ण जो है वो गुण से प्राप्त होता है। तो परिभाषा के रूप में देखें तो गुण कर्म जो है उसमें गुण वाला हिस्सा है, वो तीन त्रिगुण जिसको हम कहते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये त्रिगुण वाला गुण है। और कर्म जो है वो काम करना या कुशलता, इस रूप में नहीं समझना है। ये कर्म कौन से हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार से संचित कर्म है, वो वाला यह कर्म है। तो गुण और कर्म, यह आपको वर्ण जो है उसके निर्धारण के लिए होता है। अब हमारा जो ये गुण कर्म है, दोनों ही गुण और कर्म, ये दोनों भी हमारे को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। जन्म के समय हमारा क्या होता है कि पूर्व जन्म के संस्कार बलवान होते हैं, उसके उपरांत भी व्यक्ति का परिचय उसके माता पिता, उसके कुल, उसके गोत्र आदि से होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जाति और वर्ण जन्म से ही जिस कुल में जन्म हुआ है उससे प्राप्त होते हैं। जाति और कर्म, जाति और वर्ण जन्म से ही जिस कुल में जन्म हुआ है उसी से हमें प्राप्त होते हैं। अब ये जो जाति है, भिन्न भिन्न जातियों के समूह बनकर वर्ण बनते हैं। भिन्न भिन्न जातियां जो है उसके कुछ जातियां इकट्ठी होकर के एक वर्ण का स्वरूप हमारे सामने आता है। तो ये वर्ण चार प्रकार के हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और चौथा शूद्र। तो ये जो चार वर्ण हैं, इनके साथ में हमारे आचार जुड़े हैं। यानी किस प्रकार के का आपका आचरण रहेगा, क्या क्या आपके लक्षण रहेंगे, आपकी दिनचर्या क्या रहेगी, आपकी ऋतुचर्या, समाजचर्या क्या रहेगी, और उसी कारण से व्यवसाय जो है वो भी सहज रूप से इन वर्णों के साथ में जुड़ जाते हैं। तो मूलतः सारे के सारे व्यवसाय जो भी समाज में है वो समाज की आवश्यकताओं के अनुसार सेवा रूप में ही होते थे। अब आप तो अपना व्यवसाय कर रहे हो, लेकिन आपकी आवश्यकताएं तो बहुत सारी है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? तो जो ये सेवा रूप में समाज व्यवस्था के अंदर व्यवसाय करने की व्यवस्था बनी, उसमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उस सेवा भाव के कारण से सहज ही हो जाती थी। तो वर्ण जो है वो उस व्यवस्था को, जो आपकी व्यवसाय है, आपकी जो आवश्यकता पूर्ति है, वो सभी को पूरा करने के लिए बनी थी। अब वर्णाश्रम जैसे ही कहते हैं तो एक तो वर्ण हो गया, दूसरा हो गया आश्रम। अब समाज के अंदर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो होनी तो व्यक्ति के माध्यम से, तो वो व्यक्ति हमारा समर्थ होना चाहिए। तो ये समर्थ व्यक्ति होगा तब समाज की व्यवस्थाएं समर्थ हो पाएगी। तो इस हेतु से व्यक्ति के संबंध में दो चीजें, दो बातें हो सकती है। दो व्यवस्थाओं का निर्माण व्यक्ति के संदर्भ में होगा। पहला तो है आयु का नियोजन, और दूसरा है उसकी अंगभूत क्षमताओं का विकास। तो वो जो व्यक्ति है
उसकी अंगभूत विशेषताओं में हमारे को पता है, हम पढ़ रहे हैं कि वो जो 5 बातें होती है, पहला है शरीर, दूसरा है प्राण, तीसरा है मन, चौथा है बुद्धि और पांचवा है चित्त। तो ये जो हमारी अंगभूत क्षमताओं की बात है, ये कहाँ पे पूरी होगी? व्यक्ति का जहां पूर्ण विकास होता है शारीरिक रूप से, तो यह सारी की सारी अंगभूत क्षमताएं हमारी ब्रह्मचर्य आश्रम में होती है। तो आयु का नियोजन, अगर व्यक्ति की आयु को हमने जो है 100 वर्ष की मानते हैं, तो 100 वर्ष की आयु को 4 बराबर के भागों के अनुसार लेकर के चलते हैं, 25-25 वर्ष के। तो पहले 25 वर्ष तो हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम हो गए, दूसरे 25 वर्ष गृहस्थाश्रम हो गया, तीसरा वानप्रस्थ हो गया और चौथा संन्यास आश्रम हो गया। तो अभी बातचीत का केंद्र तो हमारा ये चारों का नहीं है, लेकिन किस आश्रम के अंदर क्या क्या है। तो जैसा बताया कि अंगभूत क्षमताओं का विकास, व्यवसाय कैसा करेगा उसका निर्धारण, गृहस्थ जीवन चलाने के लिए तैयार होना, यह सारा जो काम है ये ब्रह्मचर्य आश्रम में होगा। गृहस्थाश्रम में आपकी जो जो भी कार्य हैं, हमारी जो जो जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाना, ब्रह्म जो हमारी नई पीढ़ी है वो उसका निर्माण करना, और हमारी जो पूर्व पीढ़ी है उसको उसकी जो गृहस्थाश्रमी की व्यवस्थाएं हैं उसको मुक्त करते हुए अगली के अंदर जाने के लिए प्रवृत्त करना, उनकी जिम्मेदारियां लेना, समाज के अंदर जो सेवा कार्य है वो सारा लेना, वो गृहस्थाश्रम में। वानप्रस्थ को अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से उस समाज में प्रसरित करना, जो नई पीढ़ी है उसको जिस जिस ज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता है वो समाज की जो इकाइयां हैं उनको सुदृढ़ करना, सारे उपभोग करके उससे मुक्त होते हुए प्रवृत्त होना। और संन्यास्ताश्रम के अंदर नए आने वाले जन्म के लिए, क्योंकि हम तो जन्म जन्मांतर में चल रहे हैं, तो जो पूर्व जन्म जैसे है वैसे ही हमारा अगला जन्म होगा, तो उसके लिए तैयार होना, किस प्रकार से सारी चीजों से मुक्त होते हुए अगले जन्म के लिए खुद को तैयार करना, सभी कर्मों से मुक्त होना, यह सारा संन्यास्ताश्रम में हम करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो व्यवस्था की बात की उस दृष्टि से पहला हुआ ये वर्णाश्रम। तो अगला इसमें आएगा पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय में 4 पुरुषार्थ हैं हमारे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पहले 3 को पुरुषार्थ त्रयी या त्रिवर्ग हम कहते हैं, धर्म अर्थ काम को, और चौथा जो है वह अपवर्ग कहलाता है। तो ये मूल बात क्यों है, क्या है कि इसको क्यों किया, क्यों ये इसको हम समाज रचना के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? तो व्यक्ति के जीवन को तो सुव्यवस्थित करना है, लेकिन व्यक्ति के जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए और समाज भी उससे लाभान्वित हो, इस दृष्टि से पुरुषार्थ चतुष्टय का हमारे ऋषि मुनियों ने निरूपण किया है। तो हम इन काम को धर्म अर्थ काम करते हुए अपना कर रहे हैं, अपने माध्यम से हो रहा है, लेकिन उसका लाभ जो है वो पूरे समाज में रहे। हमारा को जो धर्म की पालना करनी है उसके माध्यम से समाज में धर्म स्थापित हो, समाज की व्यवस्थाएं धर्मानुसार बने, अर्थ जो है उस धर्म के आधार पर हो। हमारा जो अर्थ है वह उसका जो हिस्सा, उसका जो भाग समाज के जिन कार्यों में काम आना चाहिए वहां लगे। इस अर्थ के माध्यम से ही हमारी काम पूर्ति हो, जितना भी हमारे को करना है वह हम इसी माध्यम से करें। और चौथा अपवर्ग, तो इन 3 को साधेंगे तो वो अपने आप ही सधेगा। इसके बाद में तीसरा आता है हमारे पास में पंचयज्ञ, और चौथा आता है त्रिऋण। तो पंचयज्ञ 5 हैं। तो ये जो है समाज और सृष्टि, ये परस्पर सुश्लिष्ट रहे, यानी आपस में इस प्रकार की व्यवस्था रहे कि समाज उस सृष्टि को सही प्रकार से रखे। तो इस हेतु से ऋषियों ने पंच महायज्ञों की व्यवस्था दी है। पहला है भूत यज्ञ, दूसरा है नृयज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, चौथा है ब्रह्म यज्ञ
और पांचवा है देव यज्ञ। तो हमारे ये जो पंच महाभूत हैं, वो उनकी रक्षा हम सही प्रकार से करें, उन्हें प्रदूषित नहीं करें, उन्हें शोषित नहीं करें, इनको हम प्रसन्न रखें, इसलिए जो करते हैं वह भूत यज्ञ है। वैसे ये यज्ञ जो पांचों हैं, ये पांचों यज्ञ हर गृहस्थ को करने हैं। हमारे पास जो भी है उसे निस्वार्थ भाव से हम कृतज्ञता के भाव से अ, अन्य के लिए जो समर्पित, ये अन्य कौन से, ये पांच में, तो इनको जो समर्पित करना है वही हमारा यज्ञ है। तो जैसे पहला बताया कि महाभूतों के लिए जो यज्ञ हो रहा है वो भूत यज्ञ है। मनुष्यों के लिए अपने पास जो है उसमें से समर्पित करना, जो हमारे चारों ओर सृष्टि में समाज में दूसरे मनुष्य हैं उनके लिए जो हम कर रहे हैं वो समर्पित करना नृयज्ञ है। देवताओं को उनका भाग अर्पित करना वो देव यज्ञ है। सेवा करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना यह ब्रह्म यज्ञ है। और श्राद्ध करना यह पितृ यज्ञ है। तो इस प्रकार से हमारे पंच यज्ञ की बात की गई है। इन पांच यज्ञों के बाद में आता है हमारा त्रिऋण। ऋण ऋण त्रयी भी इसको कहते हैं। तो ये क्या है कि पीढ़ियों की हमारी जो परंपरा है वो बनी रहनी चाहिए। पीढ़ियां भावनात्मक रूप से एक पीढ़ी दूसरी की पीढ़ी के साथ में जुड़ी रहे, इस दृष्टि से, यानी पहला हो गया पीढ़ियों की परंपरा बनी रहनी चाहिए, और हो गया ये भावनात्मक रूप से जुड़ी रहनी चाहिए। इस दृष्टि से भारत के ऋषियों ने तीन ऋणों की व्यवस्था की, और उनसे सिर्फ ऋण की व्यवस्था नहीं की, उसके बारे में ही नहीं बताया उससे ऋण कैसे होना है, उससे मुक्त कैसे होना है, वह ऋण चुकाना कैसे है, उसकी भी व्यवस्था जो बनाई है वो ऋण त्रयी है। तो पहला ऋण इसमें दिया है ऋषि ऋण, दूसरा है पितृ ऋण, और तीसरा है देव ऋण। ये ऋण जो है ये भी गृहस्थ के लिए है, और इनसे मुक्त होने का काम भी हमारे को गृहस्थ जीवन में ही करना है। तो पितृऋण जैसे है उससे मुक्त होने के लिए गृहस्थ को पुत्र और पुत्री चाहिए। पुत्र अपने लिए और पुत्री अन्य ग्रह में किसी गृहस्थ की गृहिणी बने, इसलिए हमारे को करना है। तो उस हमारे पितरों से हमारे को जो भी प्राप्त हुआ है उसे ठीक से आत्मसात करना है, उसे संभाल कर रखना है, इसको समृद्ध करना है, बढ़ाना है इसको। ऐसा नहीं जो मिला है उसको घटा करके दे दे, हमारे को पूर्व पीढ़ी से जो भी मिला है हमें इसे समृद्ध करना है। और जो समय के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, युगानुकूल बनाना है, तो इसके लिए हमारे को परिष्कृत कर संतानों को देना है। संतानों को उसे ग्रहण करने योग्य भी बनाना है। ऐसा नहीं कि हमने दे तो दिया लेकिन उसमें वो योग्यता ही हमने विकसित नहीं की कि वह हमारे द्वारा इस संचित जो ज्ञान है इसको अगली पीढ़ी उस लायक ही नहीं बन रही है, तो उसको नहीं, हमारे को संतानों को उससे उऋण होने के लिए योग्य बनाना, वो भी हमारा पितृ ऋण से मुक्त होना है। हमारे जो आचार्य से हमारे को ज्ञान मिला है, वो उनसे हमारे को जब ज्ञान मिल रहा है तो वो हम पे जो ऋण आ रहा है, तो ये आचार्य का जो ऋण आया है इसको हम ऋषि ऋण रहते हैं। इसके दो मार्ग बताए हुए हैं। एक तो है स्वयं आचार्य बने और अपने लिए अच्छा शिष्य खोजकर उनको ज्ञान दें, और दूसरा है हमने जो ज्ञान अर्जित किया है उसे समाज की सेवा के लिए प्रयुक्त करना। ऐसा करेंगे तो हम इस ऋषि ऋण से मुक्त होंगे। और तीसरा इसमें होता है देव ऋण। तो देवता सामान्य रूप से जो महाभूत है वो
और तीनों गुण, उनको देव कहा गया है। वनस्पतियों और प्राणियों के सूक्ष्म रूप जो हैं वो भी देव कहे गए हैं। इन सब से हमारा जीवन चलता है। तो हमारा जब जीवन इनके आधार पर चलता है तो हमारे ऊपर इनका अपने आप ही ऋण हो गया। इस ऋण से मुक्त होने के लिए उनकी उपासना करना, उनकी सेवा करना, उनकी रक्षा करना, उन्हें समृद्ध करना, इससे से मुक्त होने का उपाय है। तो इस प्रकार से हमारे यह जो है पंच यज्ञ और त्रिऋण है, यह हमारे को करने हैं और इनसे पूर्ण होना है। तो जो व्यवहार रूप में व्यवस्था की बात की, यह चारों उसके आधार स्तंभ बताए हुए हैं। अब इन व्यवस्थाओं के माध्यम से हमारा जो भारतीय समाज है एक अच्छे समाज रूप में हो, ऐसा स्वरूप हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने स्थापित किया है। और इस अच्छे समाज की 5 विशेषताएं हम मुख्य रूप से इंगित कर सकते हैं। पहला है अच्छा समाज कौन सा? जिसमें सुख हो। दूसरा क्या? शांति हो, समृद्धि हो, संस्कार और संस्कृति हो तथा ज्ञान हो। सुख, शांति, समृद्धि, संस्कार और संस्कृति तथा ज्ञान, इस प्रकार से ये 5 बातें जिस समाज में है वह एक अच्छा समाज है। तो हमारे समाज में कोई दुखी ना हो, सर्वे भवन्तु सुखी न। तो ये जो सभी के सुख की कामना है, हर व्यक्ति सुखी हो, हर जीव जंतु सुखी हो, हमारे चारों ओर की सृष्टि सुखी हो, चराचर जगत में हमारे माध्यम से किसी को भी दुख ना पहुंचे, इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करना, तो वह सुखी समाज है। कोई आपस में वैमनस्य नहीं हो, सभी अपने अपने कार्य को करके शांति का अनुभव करें, सभी की लिए मंगल कामनाएं करें। तो समाज में इस प्रकार की व्यवस्थाएं होगी तो शांति सब तरफ रहेगी। कोई ऊहापोह, एक दूसरे के साथ में नीचा दिखाना, वैमनस्य, किसी का शोषण करना, इस प्रकार से नहीं होगा तो अपने आप ही शांति रहेगी। हमारे पास में जितने भी लोग हैं उनको कोई अभाव ना हो, उनकी सभी आवश्यकताओं की वह कर्म जितना करें उसके अनुसार उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, सभी तरफ धन धान्य परिपूर्ण हो, धरती से उपजाऊ अन्न हमारे को मिले, हमारे घर के अंदर स्वर्ण अलंकार ये जितना भी है सभी अच्छा रहे, और ऐसा देश के अंदर, समाज के अंदर, मंदिरों के अंदर, शासन प्रशासन में सब जगह संपन्नता रहे, समृद्ध हो ऐसा हमारा समाज। व्यक्ति संस्कारित रहे, व्यक्ति का आचरण, हर व्यक्ति का आचरण इस प्रकार से हो, एक हम अच्छे नागरिक बने तो हमारे में ऐसे संस्कार हो और यह आगे हम ले जा पाए, हम ऐसी संस्कृति का विकास कर पाए जिससे ये संस्कार, ये जितनी भी हमने बातें की आगे जाएं तो हमारी ऐसी संस्कृति बने। और हमारा इन सब को लेकर के जो ज्ञान है, अध्ययन अध्यापन है, हमारे को पूर्व पीढ़ी से जो भी मिला है उसका ज्ञानवान हो, समाज हमारा इन बातों को समझे, शिक्षित हो। शिक्षा का सही स्वरूप तो हम सभी पढ़ ही रहे हैं, जान रहे हैं। तो ऐसा ज्ञान के आलंबन में हमारी सारी व्यवस्थाएं चले तो ये जितनी भी बातें हैं एक अच्छे समाज के लिए, यह जिन व्यवस्थाओं से बनेगी, ये जो हमने अभी बात की, इन व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन का केंद्र जो है वह कुटुंब है। और कुटुंब भारतीय समाज की, इस समाज व्यवस्था की लघुतम इकाई है। तो हम हमारे कुटुंब को व्यवस्थित करेंगे, कुटुंब को अच्छा करेंगे, कुटुंब के माध्यम से ये जो व्यवस्थाएं हैं उनको हम सभी तरह अच्छे से स्थापित करेंगे तो हमारा समाज भी अच्छा होगा। मेरी बात पूरी हुई। हम इस पर चर्चा भी कर सकते हैं, प्रश्न भी ले सकते हैं। हाँ मुनिंद्र, नमस्ते। हाँ, संदीप जी, इस प्रसंग में, कुटुंब के प्रसंग में जो जाति और अर्थव्यवस्था का जो पहलू है, इस पे आप थोड़ा बताएंगे?
अ, हमारे समाज में सभी कर्म को करने के लिए, ये समाज व्यवस्था चलाने के लिए जो जो काम करना होता है, वह काम करने की व्यवस्था तो हुई है। उत्पादन कौन करेगा? उत्पादन हो गया तो उसको लेकर के बाजार में जाने के लिए जो रहेगा वह कौन करेगा? बाजार में आ गया, उसके बाद में वो उपभोग जिसको करना है वहां तक पहुंचे, या उसे व्यापार रूप में और दूसरे देशों में ले जाने के लिए भी जो काम करना है वो किस प्रकार से जाएगा, उसकी एक हो गई। यह तो उत्पादन के रूप में हुआ। सेवा रूप में हमारे पास में जो जो भी व्यवस्थाएं चलानी है, मार्ग चलानी है, धर्मशालाएं होगी, मंदिर होंगे, इनकी जो भी काम है वो कौन करेगा? समाज में ज्ञान स्थापित हो, उसके लिए कौन कार्य करेगा? उस ज्ञान समृद्ध कौन करेगा? यह सारी व्यवस्थाएं तो हुई है, पर इनको अर्थ के रूप में सभी का अपना नियोजन भली प्रकार से निर्वहन होता रहे, तो उसके लिए जो व्यवस्था बनी है वह इस वर्ण व्यवस्था के रूप में, जाति व्यवस्था के रूप में भी हमारे सामने स्थापित होती है। तो हम जिस जाति और कुल में, वर्ण में आए हैं, तो हमारी पूर्व पीढ़ियों ने उसका व्यवसाय या व्यापार वो स्थापित किया होता है। तो हमारे जो लक्षण हैं, हमारे को जो पूर्व पीढ़ी से अपने में प्राप्त हुआ है, तो वह सहज रूप से ही हम वह काम में पारंगत होते हैं, उसमें विशेषज्ञ प्रयास पूर्वक हम बन सकते हैं। तो हमारे को एक रक्षात्मक, सुरक्षात्मक रूप से अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना अर्थार्जन करने के लिए व्यवस्था बनी हो, यह इसके अंदर तो सहज रूप से ही इसका ये जाति और वर्ण का जब हम पालन करते हैं, तो हमारे को कहते हैं कि एक सिक्योर्ड कि ये क्या करेगा, इसका अर्थार्जन तो चल ही सकता है। जो शमशान की व्यवस्था कर रहा है उसकी भी व्यवस्था चलती, वो पारंपरिक रूप से चल रही है। अब वर्तमान समय को देख करके युगानुकूल स्वरूप हमारे को तो प्रकट करना ही होगा इसको, कि किस प्रकार से आज के समय में हम इसको कर सकते हैं। इसी अनुरूप ही आप प्रश्न पूछ रहे थे मुनीत जी, या कुछ और था आपके मन में? हाँ, नहीं यही, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो भी हमारी कुटुंब व्यवस्था का, कि जातियां और जो आर्थिक व्यवस्था है उसका कुटुंब के साथ में क्या संबंध है, और आपस में कैसे ये जुड़े हुए हैं। और अ, इस पर रूप में अगर हम देखें तो जो अ, जो एक जाति है, अलग मान लीजिए जैसे अगर कुम्हार है, उसमें हम्म। कई कुटुंब आ जाएंगे। जो भी परिवार हैं, बड़े बड़े परिवार हैं, कुटुंबों का एक ही अधिकतर व्यवसाय, या एक ही एक उनकी जो काम करने की जो बात है वो रहती थी। अभी तो खैर सब सब कुछ घालमेल है, तो इसमें आप वो देखो मुनीत बिंदु जी को देख। कितना अद्भुत बना है, ये नेटवर्क कितना अच्छा स्थापित किया है दोनों प्रकार से। व्यवसाय का तो है ही है, और जो विवाह व्यवस्था भी है उसी वर्ण जाति के अनुसार करें, ताकि क्या है कि जो पद्धतियां सीखी है जेनेटिकली हमारे में जो चल रहा है, वो सहज रूप से अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाए। व्यवसाय भी हो रहा है, और वो विवाह जो है उस विवाह में भी दोनों कुल के जो बच्चे हैं, यानी वर और वधू जो हैं, उनके भी जीवन में एक दूसरे के साथ में रहने के लिए बड़ी सहजता रहती है। हमारे को बिल्कुल भी ऐसा व्यवस्था निर्माण करने के लिए कोई अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ता है। नहीं तो आजकल वर वधू को सारी उम्र साथ रखने के लिए जो प्रयास करने पड़ते हैं, वो क्या बता, आपको ऐसी स्थिति हो जाती है। जी हाँ मनु बिल्कुल, जी। नया नया सब बनना हाँ, कठिन है। बहुत कितना अच्छा नेटवर्क बना के गए हैं हमारे पुरखे ऋषि मुनि। मनु जी। संदीप जी, मेरे मन में दो प्रश्न हैं, अ, और वो मेरे ख्याल से बहुत मूल
मैंने प्रश्न प्रश्न ही बोलता हूँ कि जो हम कुटुंब की परिभाषा बोलते हैं, हाँ, उसमें हम पितामह पितामही, माता पिता और कम से कम 4-5 बच्चे, ऐसा करके हम एक संकल्पना रहती है हमारी, हाँ, कि सभी के एक ना एक भाई बहन हो और सभी रिश्ते रहें, तो ऐसा एक संकल्पना रहती है। जब हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, माने जब ये 4-5 बच्चे बड़े हो जाएंगे, इनके परिवार हो जाएंगे, मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि अभी इसमें गृह स्वामी गृह स्वामिनी तो एक ही परिवार बनेगा, या तो ये सब परिवार अपने अपने अलग कुटुंब बनाएंगे, या ये अगर संयुक्त परिवार के रूप में रहेंगे तो उस परिवार में, उस कुटुंब में एक गृह स्वामी एक गृह स्वामिनी रहेंगे। तो ये अगर एक रहेंगे तो बाकी जो 4-5 परिवार हैं या पति पत्नी हैं, और उनकी जो आगे पीढ़ियां चलेंगी, और तो माने ये जो हस्तांतरण हो रहा है, उसमें सिर्फ एक ही, जैसे बड़े भाई बहन, जैसे बड़ा बड़ा भाई और भाभी है ना, ऐसा उनको ही गृह स्वामी गृह स्वामिनी बनाया, तो बाकी लोगों को तो इसका अनुभव ही नहीं है। तो ये अपनी जो अगली अगली पीढ़ियां हैं उसमें कैसे काम करेंगे? तो ये एक मेरे मन में मैंने प्रश्न रहा है कि ये सभी को ऐसा अनुभव मिले तो क्या ये ब्रांच आउट हो जाएंगे, क्या ये बहुत सारे कुटुंब हो जाएंगे, क्या ये संयुक्त परिवार के रूप में ही रहेंगे? और रहेंगे तो फिर ये आगे आगे की जो 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 गृह स्वामिनी नहीं है, वे वो अनुभव तो अपने अगली पीढ़ी को तो पार ही नहीं, दे ही नहीं पाएंगे। तो ये इसकी व्यवस्था के बारे में मेरे मन में प्रश्न रहता है, हाँ, कि ये कैसे हम, हमारी संकल्पना कैसी होगी इसकी, वो एक। और दूसरा कि हम पारिवारिक व्यवसाय की बात करते हैं, कुटुंबगत व्यवसाय की बात करते हैं, और फिर हम ये भी बात करते थे कि मैंने, जब एक गांव होता है उसमें कुछ आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताओं के अनुसार जो है व्यवसाय होते हैं, तो आप अपनी जाति को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि आपके तो परिवार बंधे हुए हैं। माने कुम्हार है, उसके तो 10 परिवार बंधे हुए हैं, उसकी आवश्यकताओं के लिए उसको कुम्हारी करनी ही है, हाँ, माने इस रूप की एक संकल्पना है। अब ये जो कुटुंब में अगली पीढ़ी आई, और उन्होंने, मान लीजिए उन्होंने अपनी जाति के अनुसार व्यवसाय किया, माने पांचों बच्चे कुम्हार ही बन गए, हाँ, और उनके भी 5 बच्चे हुए हर एक के, तो वे भी कुम्हार ही बन गए। नाउ सडनली ये मैंने, जैसे कल हम बात कर रहे थे दैशिक शास्त्र में, राजेंद्र जी बोल रहे थे, हाँ, कि ये अधिलवन की हमने एक बात करी थी कि जो नहीं है उसको निकालना है, माने व्यवस्था को बनाए रखना है। तो ये व्यवस्था, क्या व्यवस्था कि जितनी आवश्यकता है और जितना उत्पादन है उसका संतुलन बना रहे, जातियों का संतुलन बना रहे, हाँ, तो माने इस पे कुछ थॉट है आपका, उस पे कुछ विचार है, ये दोनों बातों पे? इसमें जो अपने व्यवस्थाएं बनी है पूर्व में, उसमें एक तो ज्येष्ठ पुत्र जो होता है उसकी जिम्मेदारी, जैसे कहा ना, ये कोई वो लिखित या वो कानूनी अमली जामा वाला तो है नहीं, अपने जहाँ से शुरुआत की थी, ये तो एक जीवंत प्रक्रिया है, इसमें तो लगातार चलता ही रहता है। तो सामान्य रूप से ज्येष्ठ पुत्र जो है उसकी भी जिम्मेदारियां तय होती थी, और सबसे जो कनिष्ठ पुत्र है उसकी भी जिम्मेदारियां तय होती थी सहज रूप से। और जो पितामह पितामही होते थे, उनको जब सही समय लगता था तब वो कुटुंब विस्तार रूप में स्थापित भी करते थे एक से दूसरा। ये ऐसा नहीं है कि वो रसोई एक ही होनी चाहिए, गृह स्वामिनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर दूसरी और भी बात होती थी कि आपके एक से अधिक है तो उसी व्यवसाय में, उसके माध्यम से घर से ही उस व्यवसाय का शिक्षक कौन बनेगा? 4 पुत्र हैं, एक जो है अर्थव्यवस्था कर रहा है, एक जो है वो घर में जो बड़े बूढ़े हो गए हैं उनकी सेवा में लगा हुआ है। सामान्यतः जो माता पिता है वो आज भी हम देखते हैं कि सबसे छोटे वाले के पास में रहता है,
व्यवसाय की जिम्मेदारी सबसे बड़े वाले के पास में होती है। उस व्यवसाय के अंदर अनुभव के बाद में जो हाथ से काम करने वाली जो बातें हैं, बाहर से जो संबंध है, बाहर के जितने व्यापारी है उनके साथ में कोई संवाद करना है, तो वो सबसे वरिष्ठतम होता है, वो करता है। हाथ से काम करना, उत्पादन करना, ये दूसरी या तीसरे नंबर के लोग करते हैं। या हमारे कोई उसी का शिक्षण करना है, उसी का आचार्य बनना है, कुमारी कला सिखाने के कुमार परिवारों में करना है, तो वो उत्पादन में तो उसका नहीं है, लेकिन जो उत्पादन करेंगे उनको सिखाएगा। सपोज वो तीसरे नंबर का जो बेटा है, वो परिवार के, कुटुंब के चारों ओर को वो सिखा रहा है। वो व्यवस्था भी तो इन्हीं में से बन रही थी। कौन उस कुल परंपराओं को सही प्रकार से रखे, तो उस समाज से संत भी तो निकलते हैं, उस समाज से ब्रह्मचारी भी निकलते हैं। ये सारे जो हैं वो एक से अधिक होगी। नहीं तो हो क्या रहा है अभी की समाज व्यवस्था में, जिसको जो भूमिका निभानी है उसके लिए हमारे पास में लोग ही नहीं है। कोई सन्यासी नहीं बनना चाहता, कोई सैनिक नहीं बनना चाहता, कोई शिक्षक नहीं बनना चाहता। वो क्यों है? क्योंकि एक एक हो गए हमारे तो ये व्यवस्थाएं भी इसी कारण से टूट रही है जो देख रहे हैं। तो जो जीवंत व्यवस्था हमने इसको कहा है, इसीलिए कहा है कि वो सहज रूप से विकसित होती है उस समय की परिस्थिति में। कभी कभी होता है कि आपके पास में अगर धनाभाव है और आपके है, तो सारे मिलकर के फिर उस धन के लिए, उस आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए काम करते हैं। जब आप आर्थिक रूप से हो, तो आपका एक बेटा तो समाज के अंदर सेवा कार्य क्या होंगे। हमारे जिस गुरुकुल में हम चले थे, बीकानेर में हमारा वर्ग था, श्रीनिवास अन्ना के अलावा और विश्वक्सेन जी भी थे। हाँ, तो हम सारे वहां थे। तो वो जो थे उनका काम यही था कि वो सातों भाइयों ने जो भी कमाया है उसको खर्च करने का समाज सेवा में। उस एक बेटे का, 7 भाइयों में 6 भाइयों में से एक बेटे का काम तो सिर्फ उसको दान करने का ही काम था कि कहां कहां उस धन का सही उपयोग हो। तो जब आप संपन्न होते हैं, आपके पास काम होता है, तो सभी के लिए उसके कर्म भी निर्धारित होते रहते हैं। व्यावसायिक रूप से दायित्व उसके निर्धारित होते रहते हैं। ऐसा मुझे ये लगता है। और जाति में भी आपने जैसे कहा कि अगली पीढ़ी उसी में लगेगी क्या, सारे के सारे वही करेंगे क्या, एक तो इसी पिछले उत्तर में भी मैंने कहा अगर उससे बाहर भी आते हैं, बदलते भी हैं, तो पूर्व में भी विशेष व्यवस्था होती थी। ऐसी विशेष व्यवस्थाओं का निरूपण हम आज भी कर सकते हैं कि जाति और वर्ण से किस प्रकार से बाहर आया जाएगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैंने अध्ययन किया है। जी जी। और कोई? श्रीनिवास अन्ना, विश्वक्सेन जी, राजेंद्र जी। चालू करेंगे तो उसमें से 100 विद्वानों में से 10 विद्वान, 20 विद्वान तो करेंगे, और वो 100 विद्वान भी जो है अगली पीढ़ी को उसके लिए तैयार करेंगे। तो कुछ लोग अपने घर में लागू करा पाएंगे आने वाली पीढ़ी के लिए, कुछ उसके संपर्कित जो लोग हैं उसमें स्थापित कर पाएंगे। तो करते करते होता है, हमें भी पहले होता है तो हमारे भी 4 होते, अभी तो 2 ही हैं। हम तो खुद अब प्रौढ़ावस्था में आ गए, करना नहीं चाहिए। व्यवस्थाओं के निर्माण के अंदर समय लगता है, कभी कभी तो तुरंत आने वाली होती है, पर कई व्यवस्थाएं लाने में भी 2 पीढ़ी तो लगती है। तो अभी मैं इस मामले के अंदर अपने घर में बच्चों के साथ में भी खुल करके बात करता हूँ कि मैं 25 से पूर्व विवाह कर दूंगा, 25 से बड़ा नहीं होने दूंगा। तो ये अब इन दोनों के दिमाग में सेट हो गई हैं, छोटे छोटे 14 और 18 के हैं, लेकिन ये तो पता लग गया कि माइंड सेट क्या है घर में। तो बाद में जो अगला है उसके ऊपर भी काम करेंगे, तो समय लग सकता है इसमें। और विद्वान तो तैयार करने पड़ते हैं। विद्वान जो होते हैं वो कितने विद्वान होते हैं, हम लोग तो आपस में चर्चा करते ही हैं। जी। और कोई? या ताई को? हाँ, विश्वक ये सेन जी। मनु जी का जो प्रश्न था, वो पहले वाला प्रश्न में अगर 4 भाई हैं और एक उसमें गृहस्वामी कौन बनेगा, इसमें
मैं तो थ्योरी नहीं देखा हूँ, लेकिन अपने परिवार में देखा हूँ कि जो योग्य हैं वो अनअनाउंस्ड गृहस्वामी गृहस्वामिनी बन जाते हैं 4 भाई में। उनको सौंपा जाता है, नेतृत्व लेने के लिए सौंपा जाता है, या वो मतलब सौंपा भी नहीं होगा तो वो डिसीजंस लेते हैं, वो करते हैं। वैसे 4 भाई में से एक भाई और उसके पत्नी गृहस्वामी और गृहस्वामिनी बनते हैं, और उनको उनके आदेश या जो भी है सब मानते हैं। वो दूसरा भाई भी हो सकता है, तीसरा भाई भी हो सकता है, कहीं कहीं मैंने देखा है छोटा भाई भी बनता है। तो जो और वो हस्तांतरण जो होना, मतलब एक विधिवत रूप से जो पहले गृहस्वामी थे वो हस्तांतर करते हैं, ऐसे मैंने प्रोग्राम जैसे कुछ होता है और उसमें डिक्लेयर होता है, ऐसे तो नहीं देखा है, लेकिन धीरे धीरे आगे जाते जाते वो बन जाते हैं। और उनको, और वो उसमें सभी की हाँ भी रहती है कि नहीं मैं सबसे बड़ा हूँ इसीलिए मैं ही डिसीशंस लूंगा। वैसे नहीं देखा है। जो मैं 3-4 परिवार जो हैं हमारे, ये मैं देखा हूँ ऐसे, जहाँ पे 4 भाई होते हैं और एक ही घर में रहते हैं सब, ऐसे वाले सिचुएशंस में। बट अभी जो हो रहा है कि जैसे 4 भाई होते हैं, चारों का अलग अलग से कुटुंब एक बन जाती है। अभी जो चल रहा है वो जॉब के कारण, क्योंकि एक जगह में नहीं रहते हैं कोई, सब लोग अलग अलग चले जगह में चले जाते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि गृहस्वामी और गृहस्वामिनी का प्रश्न ही नहीं आता है वहाँ पे। सबका अलग अलग परिवार बन जाता है, वो कुटुंब अलग ही हो जाता है। ऐसी अभी स्थिति ऐसी है। वो आप बता रहे हो वो यहाँ पे राजस्थान के परिवारों में तो जैसे सबसे बड़ा बेटा होता है, सामान्यतः होता ये है कि उनमें 15 वर्ष तक संतानें होती रहती है। तो सबसे बड़े के अंदर और सबसे छोटे के बीच में 15 से 25 वर्ष का अंतराल तो सामान्य है। तो कभी कभी ये होता है कि सबसे बड़ा बेटा तो वानप्रस्थ हो जाता है, तो उस समय तो उसे वैसे भी छोड़ना है, और सबसे छोटा बेटा जो है घर का, वो एकदम युवा होता है, उस समय उसका विवाह होता है। तो वो अपने आप ही उसके पास में आती है व्यवस्थाएं। भाइयों में भी 10 वर्ष 15 वर्ष के अंतराल के अंदर वो गृह स्वामी रहे, फिर आगे ट्रांसफर हो गया। और दूसरा इसमें ये भी देखा गया है हमने कि जो सबसे बड़ा बेटा है, तो समाज में कुल में जो चारों ओर के परिवार हैं उसमें जो काम करना है, सामाजिक संबंध जो रखने हैं, वो बड़ा बेटा करता है। व्यवसायिक संबंध जो रखने हैं वो दूसरे नंबर का बेटा करता है। तीसरे नंबर का बेटा जो, जैसे मैंने बताया कि सेवा कार्य और ये जितने भी करने हैं वो करता है। और चौथा बेटा जो है वो उस परिवार के अंदर घर की जो घरेलू आवश्यकताएं और इनकी पूर्ति जो करनी है वो चौथा करता है। इस प्रकार से भी मतलब ये अपने आप जो कह रहे हो सहज रूप से जिसमें जो क्षमता होती है उसके अनुसार उसके काम अपने आप ही निर्धारित होते जाते हैं। तो विकास जैसे हुआ परिवार का, उस अनुसार उसके काम भी सहज रूप से आवंटित हो जाते। तो किसको क्या वो भूमिका निभानी है, एक इंटरेस्टिंग कोई इसकी एक्सरसाइज ऐसी होगी। स्ट्रेटेजी नहीं होती थी। एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होगी इसका अगर हम ऐसा, मैंने इसकी स्पष्टता के लिए, अगर हम 6-7 पीढ़ियां, मैंने एक पीढ़ी से शुरू करेंगे, हाँ, जिसमें पितामह पितामही हैं, माता पिता हैं, 4-5 बच्चे हैं, और उसका अगर हम एक वंश वंश वृक्ष बनाए, हाँ, वो चार, हर एक के 4-5 बच्चे हैं, हाँ, मैंने 4-5 बच्चे हैं, फिर उनकी अगली पीढ़ी में हर एक के 4-5 बच्चे हैं, फिर उनकी अगली पीढ़ी में हर एक के 4-5 बच्चे हैं। तो ये कैसे हस्तांतरित हो रहा है, और ये कुटुंब का, व्यवसाय का, जाति का, गृह स्वामी गृह स्वामिनी का, पितामह पितामह और पितामही के की भूमिकाओं का, मैंने वो एक, मुझे लगता है स्पष्टता लाने के लिए एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होगी, जो कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे करनी चाहिए। वो और एक्चुअली स्पष्टता महाभारत है। में तो अठारह बहुत 20 सुंदर बहुएं घर प्रसंग में होना,
18-20 बहुएं घर में होना, ये बीकानेर में, जोधपुर में आज भी कई परिवारों में आपको सहज रूप से मिल जाएगा। अब जैसे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तब तब वो परिवार टूट रहे हैं, दूर जा रहे हैं उस पढ़ाई करके नौकरी करने के चक्कर में। नहीं तो मैंने, मेरे साथ में जो काम कर रहे थे वो 18 बहुएं एक साथ घर में हैं उनके। ये राजस्थान और यूपी का ही प्रसंग है। महाभारत में नंद महाराज सबसे छोटे भाई थे, पर उनके पूरे परिवार ने उनको फॉर्मली घर संभालने की, कुटुंब संभालने की जिम्मेदारी दी। और उसमें प्रसंग आता है, अलग से उसकी एक विधि का पालन किया गया। बड़े भाई ने समाज के सामने ये बात रखी कि अब से कुटुंब की जिम्मेदारी आप लीजिए करके। तो फिर नंद महाराज इसलिए राजा बनते हैं। नंद जो उनका जो पूरा कुटुंब है, और जो उनके जो पूरा अ, अ, काफी बड़े उसके वो फिर वो बनते हैं, राजा बनते हैं। ऐसा मैं देख रहा 5 हूँ, मिनट ताई को मुझे सुने। लगता है ताई, हाँ ताई के पास जाएंगे हम सभी। ताई 6 मिनट है ताई हमारे। अनम्यूट करना। हाँ ताई। ठीक है, ठीक है, 6 मिनट है। हाँ हाँ। आज का विषय, प्रस्तुति और चर्चा बहुत ही रोचक रही। हमको ध्यान में आता है, मैं कुछ सूत्र ही बताती हूँ। ये एक बहुत बड़ा अध्ययन का विषय है और महत्वपूर्ण भी है, परंतु समग्रता में और मूल में जाकर इसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि समाज और समाज व्यवस्था यही तो हमारे सारे, माने जो पांच आयाम संदीप जी ने बताए, उसके लिए आवश्यक है। समाज व्यवस्था ही ठीक से नहीं हुई तो क्या होगा। अब आज का संदर्भ देखें तो आज व्यवस्था नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं है। हम सब ऐसे ही जी रहे हैं, और जैसे प्रवाह पतित होकर जिस दिशा में धक्का लगता है उस दिशा में जा रहे हैं, उसी प्रकार से जी रहे हैं। पूर्वजों की पुण्याई इतनी है कि तो भी हम ठीक ठीक जी रहे हैं, माने पाश्चात्य जगत से तो अधिक ठीक तरह से जी ही रहे हैं। तीसरा मुद्दा है ये जो सारे आचार विचार और ये सब व्यवस्था निर्माण करना, लागू करना, और ये सब आचार्यों का ही तो काम है। क्योंकि जैसे राजेंद्र जी ने बताया, तत्व जानते हैं लेकिन व्यवहार नहीं जानते, और व्यवहार जानते हैं तो भी व्यवहार करते नहीं हैं, तो क्या फायदा है। वो तो ठीक ही है। अब ये इस सब के लिए आचार्य की परिभाषा याद करो, आचिनोति ही शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्युतः स्वयमाचरति नित्यम स आचार्य प्रचक्षते। तो ये सारी व्यवस्था बनाना, समझाना, लागू करना, करवाना, स्वयं लागू करना, इसके लिए तो आचार्य चाहिए। तो ये सारे जो गुरुकुलों में आचार्य निर्माण होते हैं, आचार्य बनते हैं, वो इसी कारण से होते हैं। वो आचार्यों के बिना, विद्वान हो तो भी वो आचार्य होना चाहिए, ऋषि हो तो भी उसे आचार्य बनना चाहिए, तभी ये किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं बनती हैं और स्थापित होती हैं। तीसरा मुद्दा है, हमारे ग्रंथों में सारी व्यवस्थाएं, वेदों में तो इसका मूल है, परंतु ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ इतने विविध प्रकार के हैं, विविध विपुल मात्रा में हैं। ये सारे ग्रंथ इसी के लिए हैं। संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, विरासत कैसे मिलती है, दाय भाग क्या होता है, स्त्री धन क्या होता है, व्यवहार कैसे होते हैं, आश्रमों के 4 आश्रमों के व्यवहार कैसे होते हैं, नियम कैसे होते हैं, विवाह कैसे किया जाता है, ऐसे सारा विस्तार से वर्णन जो इसमें आता है, उसको सम्मिलित रूप में धर्मशास्त्र बोलते हैं। स्मृति ग्रंथों का उपशीर्षक ही मानव धर्म शास्त्र है। जैसे मनुस्मृति है आज सबसे प्रसिद्ध, प्रचलित, परिचित ऐसी है, तो उसका पर्यायी शीर्षक है मानव धर्म शास्त्र।
तो ये सारे आचारों का पालन करना, उसी को धर्म कहा, आचार धर्म कहा। आचारः परमो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युतः। इस आचार ही आचार प्रभुवो धर्मः, माने जिस धर्म का प्रभाव ही आचार के कारण से होता है। और उसके उसके प्रभु माने उसके स्वामी तो अच्युत माने विष्णु है, और विष्णु का काम क्या है? संसार का पालन पोषण करना, यही तो है। तो समाज व्यवस्था की सुरक्षा करना, यही उसका काम है। तो ये आचार्य और ये ऐसे ग्रंथ होते हैं। ये ग्रंथ जो है उनका प्रतिपादन देश काल परिस्थिति के अनुसार पुनः पुनः होता है। और ये जो ग्रंथ हैं, विशेषकर से स्मृति ग्रंथ, ये समाज का संविधान है। जैसे राज्य का संविधान होता है, वैसे समाज का संविधान होता है, और उसका आधार धर्म होता है। तो स्मृति ये समाज का संविधान है। और इस संविधान में सुधार, बदल, परिवर्तन होते ही रहते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार। नहीं तो एक ही स्मृति होती, 20 स्मृतियां तो आज उपलब्ध स्मृति में है, ऐसी हैं। तो अनेक स्मृतियां लिखी गई हैं, वो ये समाज का संविधान है, इस कारण से ही लिखी गई हैं। और उसमें सारे नियम भी बताए हैं, पद्धतियां भी बताई हैं, प्रक्रिया भी बताई हैं। जैसे कहा ना कि गृहस्वामी पद का हस्तांतरण करना है, तो उसकी रस्म होती है। जैसे गृहस्वामिनी अपने पल्लू पर जो कोठार की चाबी बांधी होती है, वह अपनी पुत्र वधू जो अब बाद में गृहस्वामिनी बनने जा रही हैं, उसके पल्लू पर बांधती है। ये आचार हुआ, ये विधि हुई। तो ऐसे अनेक परिवारों में अनेक प्रकार से ये विधि होती रहती है। नहीं भी हुई तो अभी बताया वैसे सर्वमान्य समझ में आती है, सर्वमान्य हो भी जाती है। सर्वमान्य इसलिए होती है कि कुटुंब का संविधान बनता है तो उसका आधार ही आत्मीयता है, अपनापन है, इसलिए वो अपने आप होता है। ये जो समाज का संविधान है अलिखित होता है, और वह अनौपचारिक पद्धति से सबको सिखाया जाता है। हमारे घर में ऐसा नहीं होता, ऐसा करके उसकी शिक्षा भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती रहती है। एक गृहस्वामिनी बनने का सबको कैसे अनुभव मिलेगा, गृहस्वामी बनने का सबको कैसे अधिकार मिलेगा? तो जब तक पूर्व पीढ़ी होती है तब तक दूसरी पीढ़ी एक साथ रहती है। बाद में 4 भाई यदि स्वयं कुटुंब में सबसे प्रथम पीढ़ी बन गए तो वो अलग होते हैं। सामाजिक व्यवहारों में, जाति के व्यवहारों में, ज्ञाति के व्यवहारों में भी ये दर्ज रहता है। समाज के चौपड़े में भी दर्ज रहता है, समुदाय के चौपड़े में दर्ज रहता है, कुटुंब के चौपड़े में भी, माने खाता वही में भी दर्ज रहता है। इसके बड़े भाई के विवाह के समारोह में इतने इतने हम साड़ियां लाए थे तो सभी के लिए समान किसी ने दी थी। तो ये जो सामाजिक लेन देन का व्यवहार में है वो लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है, बदलता भी रहता है। लेकिन संविधान के बिना समाज की व्यवस्था होती नहीं है। हमारी ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय, आश्रम चतुष्टय, वर्ण चतुष्टय, वर्ण और जाति, ऋणत्रय, पंच यज्ञ, ये सारा समाज के जीवन के सभी आयामों को एक साथ जोड़कर, एक साथ मिलाकर कैसे इसका पालन अच्छी तरह से होगा और कैसे इसके परिणाम सुख, शांति, समृद्धि, संस्कार, संस्कृति और ज्ञान में मिलेंगे हमको, इसको ध्यान में रखकर ही तो होती है। तो ये पूरी एक ट्रीटाइज है, सुव्यवस्थित एक ग्रंथ की रचना होगी, इस प्रकार से है। ब्राह्मण, आरण्यक आदि इन सब का एक सर्वसमावेशी रूप है, वो महाभारत में है।
इसीलिए महाभारत के लिए कहा यद इहास्ति तदन्यत्र यन्ने आस्ति न तत् क्वचित। जो महाभारत में है वही आपको सब जगह मिलेगा और जो यहाँ नहीं मिलेगा वो और कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसी रचनाएं भी होती जाती हैं लोक को बताने के लिए। पुराणों की रचना होती है, कथाओं का भाषण कथन श्रवण होता है, विद्वानों के लिए स्मृतियों की रचना होती है, ब्राह्मण आरण्य ग्रंथों का अध्ययन होता है। ऐसे एक छोटा सा गांव हो या बहुत बड़ा देश हो, पूरा संविधान से ही चलता है और संविधान को मन में, मस्तिष्क में और हृदय में उतारने का काम आचार्य लोग करते हैं। तो यही आचार्य शब्द की भी व्युत्पत्ति इसी कारण से है। इसका यदि अध्ययन किया जाए तो फिर ज्ञान क्षेत्र का और समाज क्षेत्र का बड़ा उपकार होगा, क्योंकि समाज व्यवस्था ही तो मूल है, उसके अंतर्गत फिर अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, कुटुंब व्यवस्था ये सब आती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कितना परिश्रम करके, कितना विचार विमर्श करके, कितना चिंतन करके, कितने विविध प्रकार से प्रयोग करके देखकर फिर ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, फिर बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, कुछ अर्थ व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और फिर ये हमारी कुटुंब व्यवस्था एक यूनिट के रूप में ये सब बनाया होगा। इसके प्रति तो विस्मय का ही भाव जागृत होता है कि कैसी ये सर्व समावेशक बुद्धि होगी। आज भी इसके अध्ययन की बहुत आवश्यकता है। युगानुकूल वो नहीं तो आज की व्यवस्था करो, लेकिन व्यवस्था तो करो। उन्होंने इस रूप में व्यवस्था की, हमको जिस रूप में करनी हो उस रूप में करें। वो पुरातन व्यवस्थाएं या हमारे शास्त्र ग्रंथ ये हमारा मार्गदर्शन करेंगे, बताएंगे। हम निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। मौलिक बुद्धि अपनी यदि होगी तो हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके शास्त्रों का, परंपरा का, रूढ़ियों का, उदाहरणों का उपयोग करके उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके आज के युग के अनुसार नई व्यवस्थाएं बनाएंगे। मुख्य कीवर्ड है वो व्यवस्था है, व्यवस्था तो बनाना चाहिए। तो आज के विषय में ऐसा एक बहुत बड़ा विषय कुछ छोटे, कुछ बहुत ही संक्षेप में और सूत्र रूप में हमने समझने का प्रयास किया। ठीक है। और इसलिए मनु जी ने भेजा हुआ पत्र सबने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष से जो शुरू होगा उसमें ब्रह्मनाथ के बाद किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा, चिंतन सत्रों की तरह ये स्मरण करवाना था। ठीक है।